नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में दो सभ्यताएं हमारी रह गई थी। आज पढ़ने वाले हैं हम आहड़ सभ्यता को, कालीबंगा को और गणेश्वर सभ्यता को। कल के क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था। उम्मीद करता हूँ वो क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। और आज की क्लास में जो बची हुई सभ्यताएं हम पूरी करने वाले हैं। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने को एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सभी एग्जाम के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता को सबसे पहले जो प्रश्न बनेगा दोस्तों वो बनता है कि आहड़ सभ्यता कहाँ विकसित हुई, कहाँ पर है, इनका स्थान कौन सा है। उदयपुर। कौन सा दोस्तों? अगर स्थान को लेकर प्रश्न बनेगा तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या उत्तर देना है? उदयपुर। उदयपुर के अंदर है आहड़ सभ्यता। दूसरा दोस्तों मैंने जो प्रश्न बनता है कि आपको पता है कि जब भी कोई सभ्यता विकसित हुई उसके किनारे हमेशा एक नदी मौजूद थी। तो दोस्तों यहाँ पर एक नदी भी, तो नदी कौन सी थी? यहाँ पर बनास नदी। कौन सी दोस्तों नदी थी? बनास। लेकिन कई बार प्रश्न गहराई में पूछ लिया जाता है तथा आयड़ और बड़ेच नदी के किनारे भी इस सभ्यता को दोस्तों देखने को मिलता है। यानी यह सभ्यता आयड़ व बड़ेच नदी, बड़ेच नदी के किनारे न लिख के पास लिख देते, ठीक है। यह सभ्यता आयड़ व बड़ेच नदी के पास देखने को दोस्तों मिलती है। बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है यहाँ से, ठीक है। बनास तो सभी कुछ याद करेंगे, लेकिन ध्यान रखना बनास के अलावा आपसे प्रश्न पूछे कि और दूसरी नदियों कहाँ मिलती देखने को, यह सभ्यता आयड़ और बड़ेच नदी की, ठीक है। दोस्तों इस नदी को दो उपनाम दिए गए हैं, उपनाम से जाने जाते हैं। एक तो दोस्तों ताम्रवती और एक इसका दूसरा नाम है धूलकोट। याद रखना, ताम्रवती आहड़ सभ्यता को कहते हैं, धूलकोट भी आहड़ सभ्यता को बोलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों यहां बनेगा कि इसे ताम्रयुगीन सभ्यता बोला जाता है। क्यों बोला जाता है अभी बताएंगे। ताम्रयुगीन सभ्यता इसे दोस्तों बोला जाता है क्योंकि दोस्तों यहाँ का जो प्रमुख उद्योग था इस सभ्यता के अंदर वो था तांबा गलाकर उसके बर्तन बनाए जाते थे। यानी तांबे का बहुत ज़्यादा काम था, इसलिए ताम्रवती ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो यहाँ का जो प्रमुख उद्योग था, तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि प्रमुख उद्योग दोस्तों इस सभ्यता का क्या था। इस सभ्यता का जो प्रमुख उद्योग था वो था तांबा गलाना, तांबा गलाकर बर्तन बनाना, ठीक है। याद रखेंगे। एक और प्रश्न कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है कि इस सभ्यता के अंदर जो अर्थव्यवस्था का जो आधार था वो दोस्तों था पशुपालन। क्या था? पशुपालन। यहां लिखेंगे अर्थव्यवस्था का आधार आपसे पूछा जा सकता है। कईयों में दोस्तों कृषि था, लेकिन यहां पर अगर आपसे प्रश्न पूछे तो आपको देना है पशुपालन। आहड़ सभ्यता का अर्थव्यवस्था का आधार था तो पशुपालन। ध्यान करेंगे इस बात को, ये लीजिए, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आपको सभ्यताओं से रिलेटेड याद रखनी है। अब इतनी बात याद रखने के बाद में आपसे प्रश्न पूछेगा इसकी खोज, इसका उत्खनन कार्य को लेकर। तो चलिए, अगर आपने नोट कर लिए तो नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं इस सभ्यता, ठीक है। नोट कर लिए सभी ने। ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा इसमें सिस्टम नहीं है प्राचीन सभ्यताओं को लेकर, ठीक है। चलिए, तो आहड़ सभ्यता के बारे में दोबारा से हम लिखते हैं यहाँ। आहड़ सभ्यता दोस्तों, इसका उत्खनन कार्यों को लेकर प्रश्न बन सकता है। उत्खनन कार्य यानी खुदाई का जो काम बोला जाता है, उत्खनन। सबसे पहले दोस्तों 1953 के अंदर किसने किया? ध्यान रखना, 3 व्यक्तियों के नाम देखने को मिलेंगे 1953 में दोस्तों। अक्षय कीर्ति पाल ने, अक्षय कीर्ति व्यास ने, पाल नहीं व्यास ने क्या किया? उत्खनन खुदाई का कार्य यहाँ पर प्रारंभ किया। लेकिन बाद में इसकी देखरेख का जो कार्य किया गया वो रतन चंद्र अग्रवाल ने दोस्तों किया था। कब? 1956 के अंदर। इसकी जो देखरेख का कार्य किसने किया वो ध्यान में रखिए, किसने?
रत्नचंद्र अग्रवाल ने। ठीक है, तो प्रश्न सीधा पूछेगा उत्खनन कार्य किसने प्रारंभ किया, तो याद रखें अक्षय कीर्ति व्यास ने। इस कार्य की देखरेख का जिम्मा किसने संभाला, रतनचंद्र अग्रवाल ने। कब, 1956 के अंदर। अब दोस्तों आगे इस कार्य को जारी किसने रखा, 1961-62 के अंदर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे HD सांकलिया। कार्य को जारी रखा किसने दोस्तों, प्रोफेसर HD सांकलिया। ध्यान रखना। तो 3 व्यक्तियों के नाम महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि स्टार्ट किसने की, अक्षय कीर्ति व्यास ने। देखरेख का किसने जिम्मा संभाला, रतन अग्रवाल ने। और इस कार्य को लगातार जारी किसने रखा, HD सांकलिया ने। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आहड़ सभ्यता से और क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो बर्तनों का प्रयोग होता था वो कौन सी मिट्टी के थे, काले, भूरी और लाल रंग की मिट्टी के बने हुए थे। यहाँ के जो बर्तन थे दोस्तों, बर्तन किसके थे, काली, लाल और भूरी मिट्टी के बने हुए थे। यानी इन्हीं बर्तनों का दोस्तों यूज किया करते थे। और इसी सभ्यता के अंदर दोस्तों जब अनाज हुआ करता था तो उसको एक जगह अनाज रखने के जो भंडार थे उन्हें दोस्तों मृत भांड बोलते हैं, जिन्हें हम कई अलग भाषा में गोरे और कोठे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहां अनाज स्टोर करना, अनाज रखे जाने वाले पात्र को बोल लीजिए या मृत भांड बोलते हैं, मृत भांड दोस्तों बोलते हैं। और इनकी जो भाषा थी उन्हें हम गोरे और कोठे के नाम से जानते हैं। ठीक है, मृत भांड, अनाज रखने का कोई पात्र वगैरह था, बड़ा पात्र था, इसलिए इसे मृत भांड बोला गया है। ठीक है, अब देखिए तो ये इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है इसकी खोज को लेकर। ठीक है, अब देखते हैं काली, लाल, भूरी मिट्टी के तो बर्तन बने हुए थे। अब इसके अंदर और क्या विशेषता है ये भी नोट करें दोस्तों, फिर हम इसको रफ करते थोड़ा सा। तो खुदाई के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। ठीक है, आहड़ सभ्यता की खुदाई के अंदर हमें क्या चीजें देखने को मिली, इससे रिलेटेड एक प्रश्न बन सकता है। चलिए दोस्तों, खुदाई के अंदर हमें यहां पर 6 मुद्राएं मिली हैं व 3 मोहरे। ठीक है, ध्यान करना, 6 मुद्राएं मिली हैं खुदाई के दौरान और 3 मोहरे मिले हैं। और मुद्रा के यहां पर स्टार बना के लिख दो कि मुद्रा के एक और दोस्तों, एक और तो क्या है, त्रिशूल है, त्रिशूल। और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ दोस्तों अपोलो देवता अंकित है, अपोलो देवता अंकित है। ध्यान करना, ये कहां पर मिली है मुद्रा, ऐसी मुद्रा जहां पर उस मुद्रा के एक तरफ त्रिशूल है छपा हुआ और दूसरी तरफ जो अंकित है वो अपोलो देवता अंकित है। ये मुद्रा आहड़ सभ्यता में देखने को दोस्तों मिलती है। ठीक, ये खुदाई के दौरान ये बात हो गई। यहां पर खुदाई के दौरान दोस्तों 4 से 5 बड़े चूल्हे भी मिले हैं, 4 से 5 बड़े चूल्हे मिले हैं, जो इस बात का संकेत देते हैं कि आहड़ सभ्यता के अंदर परिवार वृहत परिवार रहा करता था। ठीक है, ये संकेत 4 से 5 बड़े चूल्हे देखने को मिलते हैं। ये संकेत देता है कि आहड़ सभ्यता के अंदर बड़ा परिवार यहां निवास करता था। उसके बाद में दोस्तों यहां पर अगर देखें मृतकों को, जो मृत व्यक्ति थे मृतकों को कपड़ों व आभूषण सहित दोस्तों दफनाया जाता था। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान जाता, यानी मृतकों को कपड़ों व आभूषण सहित दफनाया जाता था। किस सभ्यता में दोस्तों, ध्यान में रखना है, आहड़ सभ्यता के अंदर। ठीक है, 6 मुद्राएं, 3 मोहरे, मुद्रा की एक तरफ त्रिशूल और दूसरी तरफ अपोलो देवता अंकित है। ऐसी मुद्रा मिली है आहड़ सभ्यता में।
4 से 5 बड़े चूल्हे देखने को मिलते हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई बड़ा परिवार निवास करता था। मृतकों को जो मृतक थे उनको कपड़ों और उनके आभूषण सहित ही दफनाया जाने की ऐसी कोई परंपरा दोस्तों यहाँ हमें देखने को मिलती है। और एक दोस्तों इंपॉर्टेंट बात कि आहड़ सभ्यता के मिलती जुलती एक सभ्यता हमें गिलूंड नामक स्थान जो कि राजसमंद में है वहां देखने को मिलती है, लेकिन डिफरेंस है थोड़ा सा दोनों में। तो ये नोट कर लिया तो देख लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए मैं मिटा देता हूं इसको। ये भी प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि आहड़ सभ्यता के सिमिलर दूसरी सभ्यता कहां देखने को मिलती है। तो दोस्तों आहड़ सभ्यता के समान एक दूसरी सभ्यता राजसमंद गिलूंड नामक स्थान पर देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन अंतर क्या है दोस्तों, डिफरेंस है कि गिलूंड नामक स्थान के ऊपर जो मकान थे दोस्तों वो पक्की ईंटों के बने हुए थे, लेकिन पक्की ईंटों का प्रयोग दोस्तों आहड़ सभ्यता में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन ध्यान रखेंगे, लेकिन आहड़ सभ्यता में मकान पक्की ईंटों के नहीं बने थे, जबकि गिलूंड नामक स्थान पर मकान पक्की ईंटों के बने मिले। तो ये डिफरेंस है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आहड़ सभ्यता से मिलती जुलती दूसरी सभ्यता कहां पर मिली है, राजसमंद गिलूंड नामक स्थान पर। अंतर इतना ही है कि आहड़ सभ्यता में दोस्तों यहाँ पर मकान हैं वो पक्की ईंटों के नहीं बने हुए थे, लेकिन पक्की ईंटों के बने हुए मकान मिले हैं गिलूंड नामक स्थान पर। ये डिफरेंस है और यहां से आपकी जो पूरी हो जाती है आहड़ सभ्यता। तो यहां से प्रश्न अगर आहड़ सभ्यता से पूछता है तो जितना मैंने करवा दिया ऐसे में से देखने को दोस्तों मिलेगा। अब चलते हैं बेराट सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। अब दोस्तों अंतिम सभ्यता बेराट सभ्यता को हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, तो बेराट सभ्यता कहां पर है दोस्तों, आंसर दीजिए। बेराट सभ्यता दोस्तों स्थान आपसे प्रश्न पूछेगा तो स्थान कहां पर दोस्तों, जयपुर के अंदर। कहां पर है, जयपुर के अंदर। दोस्तों यहां पर एक अच्छा प्रश्न बनता है कि जब पांडुओं ने जो अज्ञातवास का जो अंतिम वर्ष था वो यहीं पर ही बिताया था। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। महाभारत आपने देखी होगी, लॉकडाउन के दौरान शुरू हुई थी कि पांडवों ने अज्ञातवास का अंतिम वर्ष यहीं व्यतीत, यहीं पूरा किया था, ठीक है, ध्यान रखना। तो जयपुर के अंदर है, पांडुओं ने जो अज्ञातवास का अंतिम वर्ष यहीं पे ही बिताया था, ध्यान करना, बेराट के अंदर। अब दोस्तों इसका उत्खनन कार्य को लेकर आता है, उत्खनन। इसका उत्खनन दोस्तों किसने किया था, स्थान था, स्थान। यहाँ पर प्रश्न अच्छा बनता है कि कौन से स्थान पे किया था, बेराट के अंदर, जो कि मत्स्य जनपद की राजधानी थी। ध्यान करना, मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराट नगर बोलते हैं जिसका नाम बेराट है। ध्यान करना कि बिज्जिक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी तथा महादेव जी की डूंगरी,
इन स्थान पर ही उत्खनन कार्य किया गया था। बेराट में उत्खनन कार्य कौन से स्थान पर किया गया था? अच्छा प्रश्न बनता है। बिजिक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी। कब किया था? 1936 से 37 के अंदर। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है स्थान को लेकर। ठीक है दोस्तों, यहां पर जो उपकरण देखने को मिलते हैं वो किसके थे दोस्तों? बताइए, किसी को अगर पता है। वो दोस्तों लोहे के देखने को मिलते हैं, यानी लोहे का प्रयोग यहां हमें देखने को मिलता है। बेराट सभ्यता में दोस्तों खुदाई के दौरान हमें स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई है, जिसके अंदर अवशेष थे बुद्ध के। किसके अवशेष थे? बुद्ध के अवशेष देखने को मिलती है। यहां पर स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई है। प्राप्त जिसके अंदर क्या है? भगवान, जिसमें भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष मिले हैं। अस्थि अवशेष मिले हैं, ध्यान करना इस बात। कहां पर? प्रश्न क्या पूछेगा कि स्वर्ण मंजूषा कहां पर मिली है, कौन सी सभ्यता में देखने को मिलती है? बेराट सभ्यता के अंदर। ध्यान करना, इसके अंदर क्या था? भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष अपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये नोट करो एक बार, फिर इसको रफ करके थोड़ा कुछ और लिखते हैं। दोस्तों बेराट के अंदर हमें मौर्यकालीन सभ्यता के भी अवशेष दोस्तों देखने को मिलते हैं। साक्ष्य, यानी यहां पर मौर्यकालीन सभ्यता, मौर्यकालीन सभ्यता के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा मौर्यकालीन सभ्यता के साक्ष्य कहाँ देखने को मिलते हैं? तो बेराट के अंदर। दोस्तों एक अच्छा प्रश्न बनता है, हमने भी बात की थी भीम जी की डूंगरी की, भीम जी की डूंगरी अभी बात की थी हमने। दोस्तों यहां पर क्या था? भीम जी की डूंगरी में एक गड्ढा था, गड्ढा जिसके अंदर एक गड्ढा जिसमें पानी भरा रहता था। दोस्तों पानी भरा रहता था। इसे दोस्तों भीम तला नाम से जानते थे। तला, इसे भीमतला नाम से जानते थे इस स्थान को। ठीक है, कि भीम जी की डोंगरी थी, खुदाई के दौरान एक गड्ढा भी मिला था, उसमें पानी लगभग भरा रहता था, इसलिए इसे भीमतला के नाम से भी इसे जानते हैं। तो दोस्तों ये है आपकी बेराट सभ्यता कंप्लीट होगी। बेराट हो गई है, आहड़ हो गई है, आपकी गणेश्वर सभ्यता और कालीबंगा, 4 सभ्यताएं हमने कर ली है। चारों सभ्यताओं को बहुत अच्छे से हमने रीड आउट किया है और उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी भी लगी होगी आपको आज की क्लास। तो कमेंट करके बताना, कहीं कोई डाउट अगर लगता तो वो भी आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।